Hi everyone, welcome you all. We already started our third unit, that is a partial differential equation, and we discussed the first topic of this unit, that is the solution of non-linear partial differential equation in P and Q. For simplicity, we divide this non-linear partial differential equation into various types, that is also called the special cases, and we learn how to obtain the complete solution of non-linear partial differential equation of the form f of pq equal to 0, and again we discuss the method for obtaining the solution of the equation of type f of pqz equal to 0. So these are the first two special types where we have to obtain the complete solution of this partial differential equation. In first type, we deals with that equation which involves a function of variable p and q, and in second equation we obtain the complete solution for those non-linear partial differential equation which involves a variable p, q, z. Now today we will discuss the third type of non-linear partial differential equation, and in this type we have to discuss the solution of equation of the type function of p, q, x, y is equal to 0. So let's start with the next type, that is a solution of partial differential equation of the form f of p, q, x, y is equal to 0. That is, in this z is absent. तो यहां पर हमें अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में, मतलब आपको p, q, x, y चार वेरिएबल मिलते हैं, कब आप डिसाइड करेंगे कि इस फंक्शन, ये जो प्रॉब्लम है इस टाइप का है, मतलब अगर टाइप 1 और टाइप 2 आपका यूज नहीं होता है तो आपको टाइप 3 की तरफ जाना है कि उसमें अगर p, q, x, y की वैल्यूज प्रेजेंट है क्या। अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चारों वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल अब्सेंट भी हो सकता है। मे बी आपको p, q, x मिलेगा, आपको p, q, y मिलेगा, आपको p, x, y भी मिल सकता है, मतलब एक वेरिएबल यहाँ पर अब्सेंट भी हो सकता है, वो p हो सकता है, वो q हो सकता है, x हो सकता है या y हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों एब्सेंट है तो फिर ये टाइप 1 बन गया, और इसमें अगर ये दोनों एब्सेंट होकर z आ गया तो टाइप 2 बन गया। अदरवाइज अगर इस टाइप का नहीं है तो क्या होगा, फिर z अगर नहीं है तो आपको टाइप 3 का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस करेंगे कि इस टाइप का प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन हमको कैसे निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है सेपरेट the variable p and x from q and y। ओके, इसमें क्या करना है आपको, वहां पे जो चार वेरिएबल है, जैसे कि आपको मालूम है p मतलब क्या होता है, p मतलब होता है z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और q मतलब क्या होता है, z का partial derivative with respect to y. So here p is associate with x and q is associate with y. मतलब जहां पे p आएगा तो p के साथ आपको क्या करना है, x को कंबाइन करना है, और q के साथ क्या करना है, हमको y को कंबाइन करना है। मतलब अगर आपके पास चार वेरिएबल है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन के जो दो साइड होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS, तो एक साइड में आपको p और x को कंबाइन करके रखना है और दूसरी साइड में आपको q और y को कंबाइन करके रखना है। सो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, f ऑफ px इज इक्वल टू g ऑफ qy।
मतलब जहां पे p और x आए उसको मैंने एक फंक्शन बोल दिया, दैट इज f इज अ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल p एंड x, और दूसरी साइड में q और y को मैंने कंबाइन कर दिया तो उसको बोला हमने g ऑफ qy। ठीक है, ये होगा पहले स्टेप में। आपको क्या करना है, फंक्शन को हमको सेपरेट करना है इस टाइप में, और एक बार वो सेपरेट होने के बाद इसको आपको देना है कोई भी कांस्टेंट। लेकिन ध्यान में रखिए कांस्टेंट वही रखना है आपको जो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर ये कांस्टेंट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है ऑलरेडी तो आपको दूसरा कांस्टेंट लिखना है, और आपके मन से आप कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। A to Z देयर आर द 26 वेरिएबल। वहां पे भी ग्रीक कुछ फंक्शन रहते थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो आप आपके मन से कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फंक्शन की वैल्यू के लिए। इसके बाद ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप कि आपको क्या करना है, p और x और q और y को सेपरेट करना है, और सेपरेट होने के बाद उसको हमको कांस्टेंट इक्वल टू समथिंग कंसीडर करना है। तो मैंने कांस्टेंट इक्वल टू ये उसको कंसीडर कर दिया। बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कंसीडर, अभी यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तो ये तो इक्वेशन है, तो इसका मीनिंग ये भी लिख सकता हूं मैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिस और सेकंड टर्म इज इक्वल टू दिस। सो कंसीडर f ऑफ px इज इक्वल टू a एंड g ऑफ qy इज इक्वल टू अगेन a। ठीक, पहला इक्वेशन जो मिलेगा आपको, ये उसमें तीन वेरिएबल अभी प्रेजेंट रहेंगे, एक रहेगा p, एक रहेगा x और एक रहेगा हमारा कांस्टेंट जो कि है a। तो इसको सॉल्व कर कर आपको वैल्यूज निकालना है p की। इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर आपको p निकालना है, और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपको q निकालना है। देखो हर एक मेथड में हमारा जो आउटपुट है वो एक ही है। पहले टाइप में भी हमने p और q ही निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी हमारी a और b। दूसरे टाइप में भी हमने p और q ही निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी dz by du और a into dz by du। थर्ड टाइप में भी हमको p और q ही निकालना है, लेकिन वो यहाँ पे इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहले टाइप में आपने देखा है p और q की वैल्यू थ्रू आउट सेम ही रहेगी हर टाइप के प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि वो a और b रहेगा। सेकेंड टाइप में भी देखा था हमने p और q की वैल्यू क्या होगी, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, p और q की वैल्यू प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में जो फंक्शन है वो किस टाइप का है। प्रॉब्लम का फंक्शन मतलब जो इक्वेशन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि p और q की वैल्यूज क्या होगी। तो यहाँ पे से हम p की वैल्यू निकालते हैं, तो p की वैल्यू को हम कुछ भी बोलेंगे, सपोज इसको बोलता हूं मैं phi1, और p की वैल्यू किस में मिलेगी आपको, a और x में, तो xa, और q की वैल्यू भी मिलेगी कुछ, तो इसको बोलेंगे सपोज हम phi2, और ये मिलेगी आपको y और a में, y और a में। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसके बाद हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन के लिए हमको रिजल्ट यूज करना है dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। ठीक है, y मैंने x और y मैंने जैसे डिनोट किया वैसे लिखता हूं मैं y है। ठीक है, ठीक है, रहने दे आप x, इसको भी हमने x बोला है और इसको भी बोला है x, और x x एक दोनों सेम ही है x। ठीक है, ये y x x और ये y, मतलब एक जैसे वेरिएबल लो। अगर x मैंने स्मॉल लिया है तो थ्रू आउट स्मॉल ही लेना है मुझे, और y अगर स्मॉल लिया है तो मैंने थ्रू आउट द प्रॉब्लम स्मॉल यूज करना है। अगर आपने कैपिटल यूज किया तो आपको थ्रू आउट द प्रॉब्लम कैपिटल यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये सॉल्यूशन का फार्मूला यहाँ पर है कि अगर फंक्शन इस टाइप का है जैसे कि पी क्यू एक्स टाइप का है, तो आपको सॉल्यूशन हमेशा इस फॉर्म में रहेगा dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू कौन सी है, phi1 ऑफ एक्स ए डी एक्स, और ये हो गया phi2 ऑफ y dy। ठीक है, और अभी यहाँ पे हमको लास्ट में z की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमको dz मिल गया, तो dz में से z कब आएगा, जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम, वी गेट रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, मेथड आपको ध्यान में रखना है।
अगर आपको मेथड ध्यान में रहेगी, मेथड आपको मालूम है कि इस मेथड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है, वो इजीली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड ये है कि अगर आपके पास z नहीं है, z छोड़कर फिर 4 वेरिएबल जो बचे p q x y वो प्रेजेंट है, उसमें से भी कोई एक वेरिएबल आपका एब्सेंट हो सकता है, मतलब इसमें से एक वेरिएबल, 3 ही वेरिएबल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो भी आपको यही इक्वेशन यूज करना है। लेकिन z नहीं है, 3 अगर है और z है तो टाइप 2, z नहीं है लेकिन 3 है तो हमको टाइप 3 यूज करना है। तो मेथड में क्या करना है, हमको p को x के साथ, q को y के साथ अलग अलग सेपरेट करना है, इक्वल टू सपोज कुछ कांस्टेंट देना है। तो पहले इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से, तो उसका यूज करके हम p निकालेंगे, और सेकंड इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से, तो उसका यूज करके हम q निकालेंगे, और जो भी p और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन उस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। Let's try to solve the first example, that is solve p minus x square is equal to q plus y square। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि कौन से टाइप का प्रॉब्लम है और हमको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले देखेंगे हम कि इसमें वेरिएबल कौन से है। तो पहला टाइप जो था उसमें था p और q प्रेजेंट है, तो ज्यादा वेरिएबल है। सेकंड टाइप था जिसमें था p q z था, तो इसमें z नहीं है तो वो भी टाइप नहीं यूज होगा। थर्ड टाइप हमने जो अभी देखा है वो है p q x y। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछेंगे कि सॉल्व, आपको डिसाइड करना है कि वो प्रॉब्लम किस टाइप का है और आपको कौन सी मेथड यूज करनी है। तो इसीलिए हमारा यहाँ तो क्लियर है कि मैंने जो मेथड ऑलरेडी डिस्कस की है उसी मेथड का ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन एग्जाम में आपको मेथड कोई बताएगा नहीं कि इस किस मेथड का प्रॉब्लम है, आपको खुद सॉल्व करना होगा, खुद डिसाइड करना होगा कि ये प्रॉब्लम किस मेथड का है। तो यहाँ पे p q x y 4 वेरिएबल प्रेजेंट है, और हमारे पास एक मेथड है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ p q x y अगर है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q प्लस वाई स्क्वायर, और उसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो विच इज ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ p q x y इज इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे हम, इससे क्या होगा कि आपका एक क्लियर हो जाएगा आप कि आपको कौन सी मेथड कौन सा टाइप यूज करना है। तो यहाँ पे p q x y लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया कि हम यहाँ पे टाइप 3 यूज करेंगे। अभी टाइप 3 के प्रोसीजर के बारे में हम सोचेंगे कि टाइप 3 में हमको क्या करना है। तो टाइप 3 में हमको क्या करना है, टाइप 3 में आपको जो p और x थे उसको हमको सेपरेट करना है q और y से, मतलब p और x एक साइड रहेंगे और q और y सेकेंड साइड रहेंगे। ओरिजिनल अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको वो उसी फॉर्म में गिवन है, p और x एक साइड, q और y एक साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो सेपरेट होने के बाद उसको क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देते हैं। सो हम लिखेंगे डायरेक्ट, सो लेट और विच इज ऑफ द फॉर्म, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 का डायरेक्ट यूज करेंगे। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q प्लस वाई स्क्वायर। आप पहले देख लीजिए कि वो उसी फॉर्म में है क्या, अगर उसी फॉर्म में है तो कुछ करने का आपको काम नहीं है, अगर वो उस फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको शिफ्टिंग करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी p और x सेपरेट है और q और y दूसरे साइड में सेपरेट है, तो इसको हम डायरेक्ट कंसीडर करेंगे विच इज इक्वल टू a से, हमने कंसीडर कर दिया। अभी हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को a से कंपेयर करना है, और पहले इक्वेशन से हमको p निकालना है और सेकेंड इक्वेशन से हमको q निकालना है। सो कंसीडर पहला इक्वेशन होगा हमारा p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यहां से मैं p निकालता हूं तो मुझे p की वैल्यू मिलेगी, माइनस एक्स स्क्वायर को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस a एज इट इज, तो ये हो गया हमारे p की वैल्यू। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है हमारा q प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी a बोलेंगे हम क्योंकि हमने a कंसीडर किया है। ये क्लियर कर लेना आपने कि जो a मैंने कंसीडर किया है वो आपका कोई प्रॉब्लम में वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रॉब्लम में वेरिएबल प्रेजेंट होंगे तो इसको आपको दूसरा कोई वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में a नहीं है इसलिए मैंने a कंसीडर कर दिया।
तो q की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो q की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी, a ऑलरेडी यहाँ पर ही है और वाई स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस वाई स्क्वायर। ये होने के बाद हमको लास्ट स्टेप पे जाना है, तो लास्ट स्टेप कौन सी है, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का फार्मूला क्या था, वो dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। सो देयरफॉर द कंप्लीट solution is given by तो सोल्यूशन का रिजल्ट है हमारा dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, और उसके बाद p और q की जो आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करना है। सो dz इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू फॉर p, द वैल्यू ऑफ p इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस a और a प्लस x स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये हो गया dx प्लस द वैल्यू ऑफ q इज a माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको ऑब्टेन करना है तो सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पे प्योरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा ये हर बार, क्योंकि ये z का फंक्शन है, वो x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग सो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लिया। अभी इसको इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dz कितना हो जाएगा, z। ओके, अभी यहाँ पे दो टर्म का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, मतलब एडिशन अगर बीच में है तो आप उसको अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इस टाइप में, तो हर एक टर्म का हम सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे। तो पहले इसमें a जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये एज इट इज, और बचा फिर 1 dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना रहता, x, मतलब x आ गया, प्लस सेकंड है एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n कितना होगा, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, पावर इज इंक्रीजेस बाय 1, तो 2 प्लस 1 इज 3, मतलब ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3, प्लस सेकंड टर्म में वैसे ही करेंगे, अगेन a कांस्टेंट है तो a एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना रहेगा, y, प्लस माइनस इज माइनस, और यही फार्मूला रिपीट, यहाँ पर वेरिएबल x है तो x के लिए यूज हुआ, यहाँ पर वेरिएबल y है तो y के लिए यूज होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर कितना होगा, y क्यूब बाय 3, तो ये जो है ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको इसको कुछ एडजस्ट करना है तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि z इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ax और ay, इसमें से मैं a को कॉमन ले सकता हूं, तो ऐसा आएगा ये x प्लस वाई, और यहाँ पे 1/3 को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस टाइप का भी सॉल्यूशन हो गया। आपको अगर लगता है तो आप इसको, मतलब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, और इसके अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हैं आप, ये इसका पहला फॉर्म हो गया। मुझे अगर डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा 3z इक्वल टू 3a x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी आंसर मिल जाएगा मुझे। या कोई एक टर्म को मुझे इधर शिफ्ट करना है तो उसका भी आंसर मैं निकाल सकता हूं। तो अलग अलग तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको कोई भी, अगर आपको जिस हिसाब से आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से आप इसको शो करो, ठीक है। लेकिन यहां तक आपको कम से कम एक आंसर तक तो लाना ही है। तो मेथड अगर आपको समझ में नहीं होगी तो इस प्रॉब्लम में से क्लियर हो गया होगा कि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। 2-3 स्टेप्स भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर पी क्यू एक्स वाई 4 फंक्शन यहाँ पे 4 वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमको ये मेथड यूज करनी है। एक अगर एब्सेंट होगा तो भी चलेगा। पी और एक्स को हमको सेपरेट करना है, क्यू और वाई को हमको सेपरेट करना है और उसको कंपेयर करना है कांस्टेंट से। तो पहला इक्वेशन का यूज करके हमको पी निकालना है और सेकंड इक्वेशन का यूज करके हमको क्यू निकालना है। और इस इक्वेशन को याद रखना है, सिर्फ सॉल्यूशन का जो इक्वेशन है वो, इस इक्वेशन में अगर पी और क्यू की वैल्यू आपने पुट कर दिए तो एकदम इंटीग्रेशन करेंगे तो एकदम सिंपल इंटीग्रेशन बनेगी। जैसे इस टाइप के, ये आपको जनरली मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है।
तो इस टाइप का एक इजी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बनेगा और उसको इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। इसमें सिर्फ एक बात मैंने लिखी नहीं है कि क्योंकि इंटीग्रेशन ये इनडिफिनाइट है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन जब भी निकलता है तो हमको कांस्टेंट लिखना है और मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ने लिया है, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट अभी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऐड करता हूँ +c, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा +c, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो यहाँ पर 3c आ जाएगा। तो इस टाइप के अलग अलग फॉर्म है सॉल्यूशन निकालने के लिए, आप कोई भी एक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मतलब जो भी आंसर आया मेरा वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लेंगे हम इसी टाइप का, मतलब अगर आपको कुछ डाउट है अगेन इस टॉपिक में तो एक बार और फिर क्लियर हो जाएगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज या वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप कि इस प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है, या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी तो उसका भी रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, तो इस प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन निकालना है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। अगेन हम क्या देखेंगे कि टाइप देखेंगे कि इक्वेशन का टाइप कौन सा है। तो अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर वही 4 वेरिएबल प्रेजेंट है p q x y, तो इसीलिए हम कौन सा टाइप यूज करेंगे, टाइप नंबर 3। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दूंगा और विच इज ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप में होगा। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और विच इज ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अभी क्या करना है हमको, इस फंक्शन में जो p और x को हमको सेपरेट करना है फ्रॉम दोज ऑफ y एंड q। पिछले प्रॉब्लम में ऑलरेडी वो सेपरेट थे, इस प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम में p और q एक साइड है, x और y सेकंड साइड है। तो मुझे क्या करना है, p के साथ x को लाना है और q के साथ y को लाना है। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ अभी इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे ऑलरेडी p है तो ये p स्क्वायर एज इट इज, और p स्क्वायर के साथ क्या, p के साथ क्या होना हो जाए, x चाहिए, तो x दूसरे साइड में है तो x इधर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस x इक्वल टू, फिर क्या करेंगे हम q को दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये माइनस क्यू स्क्वायर उधर चला गया तो क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर, और ये ऑलरेडी माइनस वाई उधर है, तो ये हो गया अभी सेपरेट, जो हमको फॉर्म चाहिए कि p और x एक साइड, q और y सेकंड साइड, और इसको बोलेंगे हम e। ओके, उसके बाद क्या करना है, दोनों इक्वेशन इक्वल टू ये है, इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ये है और सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू अगेन ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे और पहले में से हम p की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में से हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कंसीडर p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज, यहां से पहले आपको p स्क्वायर मिलेगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, x प्लस a, माइनस x उधर चला गया तो ये प्लस x हो गया और a एज इट इज। लेकिन मुझे p स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे p चाहिए इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो p मतलब कैसा आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे हम तो p स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा p, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x प्लस a। ओके, ये होगी पहली वैल्यू। एंड सेकंड क्या है, q स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू b, आ जाएगा। तो यहां से हम पहले q स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो गया q स्क्वायर इक्वल टू माइनस y उधर चला गया तो ये भी y हो जाएगा, तो y प्लस a वही आएगा आपका। तो q की वैल्यू क्या आएगी, अगेन अंडर रूट लेने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद अंडर रूट ऑफ y प्लस a। तो p और q तो मिल गया हमको। सो बाद में सिर्फ एक ही स्टेप बची है कि इसको इस फार्मूले में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। सो dz इक्वल टू p वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस a dx, प्लस q की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ y प्लस a dy। क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन लेना है,
ऑन इंटीग्रेटिंग सो इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू, अभी जो टर्म है अंडर रूट ऑफ x प्लस ए, तो इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस ए का पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट मतलब क्या होता है, पावर इज हाफ। और दूसरे टर्म को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 dy, इसका भी आएगा इंटीग्रेशन। तो दोनों टर्म को क्या किया मैंने, पावर में लिख लिया, पावर रेस्ट टू द पावर 1/2। पावर में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इस फार्मूले में क्या होना, आपको पावर कुछ भी चलेगा, लेकिन जो बेस में x की वैल्यू है, x का पावर है वो 1 ही चाहिए। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो x का पावर 1 है, और यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो y का पावर भी कितना है, 1 ही है। तो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे अभी। सो इंटीग्रेशन ऑफ dz आ गया हमारा z, फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या है, पावर इज इंक्रीजेस बाय 1, तो यहाँ पर x प्लस ए और पावर इंक्रीजेस बाय 1 मतलब 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। नीचे भी कितना आएगा, 3/2। सिमिलरली सेकंड टर्म के लिए सेम फंक्शन है, इंटीग्रेशन वही आएगा, सिर्फ यहाँ पे x है तो वहां पे क्या है, y है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y प्लस ए रेस्ट टू द पावर अगेन 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या आएगा, c। बस हो गया सॉल्व। अभी इसको सिर्फ क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट कर देंगे इसकी बराबर से। तो z इक्वल टू, देखिए अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3/2 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो 3/2 अगर हमने बाहर निकाला डिनोमिनेटर से तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ऊपर आएगा तो, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/3, और दोनों इसमें वो टर्म सेम है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में से मैंने 2/3 कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग टर्म बचेगी आपकी x प्लस ए रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस y प्लस ए रेस्ट टू द पावर 3/2 कॉमन लेने के बाद, और प्लस क्या रहेगा, कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इतना इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर आपको मेथड क्लियर होगी कि मेथड में हमको क्या करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है। कुछ सिंपल इंटीग्रेशन का यूज करके आप कंप्लीटली इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इस टाइप के बारे में। कुछ और प्रॉब्लम आप देखिए क्वेश्चन पेपर या एक्सरसाइज के, वो प्रॉब्लम ट्राई करिए सॉल्व करना इस मेथड से, और अगर कुछ डाउट आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 3। एक टाइप 4 भी है इसमें, और वो बहुत ही इजी है। मतलब नॉर्मली उस टाइप के प्रॉब्लम तो कभी पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभी एक आधे बार 4-5 साल में एक बार वो प्रॉब्लम पूछा है, तो वो टाइप भी हम ले लेंगे। और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है वो, 2 या 3 मिनट में आप उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइप 4। ओके, टाइप 4, अगर इक्वेशन इस टाइप का है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो उस टाइप के इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को आप कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 3-4 मार्क्स का प्रॉब्लम है तो मेथड में आपको 3-4 स्टेप को बताने होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का नाम है क्लरेक्स इक्वेशन। आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा क्लरेक्स इक्वेशन मैथमेटिक्स 1 में, लेकिन वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए था, ये पार्शियल डेरिवेटिव के लिए था, क्लरेक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको सिर्फ p के जगह पे a रखना है और q के जगह पे b रखना है, बस हो गया काम। तो सॉल्यूशन आपका जो मिलेगा वो मिलेगा ax प्लस by प्लस फंक्शन ऑफ ab, बस हो गया आंसर। तो ये मेथड, मतलब मैं अभी यहाँ पे मुझे लगता था कि ये मेथड हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं भी इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो आपको क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम देना चाहिए, इसलिए मैंने ये मेथड आपको बता दी। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम को कैसे आपको लिखना है वो आपको मालूम है, क्योंकि 4 मार्क का प्रॉब्लम अगर आ गया 3-4 मार्क का, तो आपको 3-4 स्टेप को लिखना ही है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम कंसीडर करता हूँ, सॉल्व z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में कॉमन क्या चीज है, ये 3 टर्म्स कॉमन है। एक साइड में z रहेगा और ये 2 px प्लस क्यू वाई ये सेम है,
और ये छोड़कर जो भी टर्म बचेगी ना वो इसमें आपको सिर्फ पी और क्यू प्रेजेंट चाहिए, कांस्टेंट चलेगा, लेकिन वेरिएबल जो हमारे पास है 5 वेरिएबल पी क्यू एक्स वाई जेड, उसमें से सिर्फ यहाँ पे 2 ही वेरिएबल चाहिए पी और क्यू। नहीं होगे तो भी चलेगा, अगर सिर्फ पी है तो भी चलेगा, सिर्फ क्यू है तो भी चलेगा, दोनों नहीं है तो भी चलेगा, दोनों है तो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों नहीं चाहिए, एक्स वाई और जेड, ये तीनों छोड़कर ये कोई भी टर्म आपको चलेगी। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसी मेथड का प्रॉब्लम है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई ये कॉमन है और फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू का ये फंक्शन है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको पूछा है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम करके दिखता हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो हम लिखेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। बाद में इसका टाइप कौन सा है वो लिख लेंगे, विच इज ऑफ द टाइप z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, p की जगह इक्वल टू कांस्टेंट और p इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग p इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b। बस ये कहां पे यूज करने हैं हमको, इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज z की वैल्यू मिल जाएगी हमको ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। और लास्ट में लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। बस इतना इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ 4 मार्क का 3 मार्क का है तो 3-4 स्टेप को आपको करनी है, इसीलिए कुछ ना कुछ लिखना है वहां पे। गिवन इक्वेशन ऑफ द टाइप, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग p इक्वल टू a q इक्वल टू b, और बाद में विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं हम क्लेरेक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस अंडर रूट पी क्यू, इसको भी देखेंगे आप। तो z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, तीनों टर्म सेम ही है और यहाँ पे p और q का फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज विच इज ऑफ द टाइप सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एंड द इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ax प्लस बी वाई प्लस अंडर रूट ए बी, बस हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये इस टाइप से प्रॉब्लम 4 का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है और 99% तो ये पूछेंगे नहीं क्योंकि इतना इजी प्रॉब्लम कोई पूछता नहीं है, लेकिन एक बार 2 बार ये पूछा है प्रॉब्लम, इसलिए इसको छोड़ना भी मत, ये करके रख देना। तो ये हो गए हमारे स्पेशल केसेस। ऑलरेडी हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए, फंक्शन ऑफ पी क्यू, फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड, फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई एंड पी क्यू एक्स वाई जेड, लेकिन इस टाइप का, ठीक है। अभी चारों केसेस होने के बाद एक हम स्पेशल केस देखेंगे अगेन, जो रहेगी रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म, क्योंकि 4 पीस मेथड जो है, 4 पीस मेथड अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए 4 पीस के प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम, रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म ऐसा एक कंसेप्ट है। मतलब रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म, इसका मीनिंग क्या है कि आप वो प्रॉब्लम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 में रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के बाद आपको ये मेथड मालूम है कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसा एक टॉपिक है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म, अबव फॉर्म मतलब ये चारों फॉर्म। तो हम वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक में अगर ये किसी कोई टाइप में अगर प्रॉब्लम नहीं बैठता है आपका, मतलब पी क्यू नहीं है, पी क्यू जेड नहीं है, पी क्यू एक्स वाई नहीं है, मतलब कंबाइन सब है, पी क्यू एक्स वाई जेड 5 वेरिएबल प्रेजेंट है, या पी क्यू वाई जेड ऐसे वेरिएबल है, या पी क्यू एक्स जेड ऐसे वेरिएबल है, मतलब ये कोई भी टाइप यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम, रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म इस मेथड से सॉल्व करेंगे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।